सुन सुमन, हाथ जल्दी चला और नाश्ता तैयार कर। और खबरदार, जो एक आवाज भी की, मेरी नताशा अभी सो रही है, तू पोहा हलवा और चाय रेडी कर। जी माँ जी, बस हो गया। आधे घंटे बाद सुमन नाश्ते की भारी ट्रे लेकर किचन से निकलती है। हॉल में पड़ोस की कुछ औरतें भी बैठी हैं। तभी नताशा अपने कमरे से एकदम तैयार होकर निकलती है। ओ जेठानी जी, लाओ लाओ, मैं ले चलती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हो? आप जाकर किचन में बाकी काम देख लो ना। सुमन कुछ बोल पाती उससे पहले ही नताशा उसके हाथ से ट्रे ले लेती है और फिर ट्रे लेकर परिवार वालों के पास जाती है। सुमन वहीं खड़ी रह जाती है। लीजिए आंटी जी, स्पेशल पोहा और गाजर का हलवा। मैंने सोचा आप लोग आए हैं तो मैं अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाऊं। प्लीज खाकर बताइए ना कैसा बना है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है नताशा, बहुत तो सर्वगुण संपन्न है। मॉडर्न भी और खाना भी अच्छा बनाती है। और नहीं तो क्या, मेरी छोटी बहू तो हीरा है, हीरा। अरे वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। क्यों सुमन बेटा, सुबह 5 बजे से बना रही थी ना नाश्ता? आवाज आ रही थी मुझे तेरी। पड़ोस की औरतें कानाफूसी करने लगती हैं। गायत्री देवी बात को संभालती है। समय बीत जाता है। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। सोफे पर नताशा बैठी है। उसने बनारसी साड़ी और गले में हार पहन रखा है। ठीक उसके बगल में नीचे एक छोटे से लकड़ी के स्टूल पर सुमन बैठी है, अपनी साधारण साड़ी में। हाय, क्या साड़ी है गायत्री, ये तो पक्का 50-60 हजार की होगी। तेरी छोटी बहू तो क्या किस्मत लेकर आई है। तभी एक पड़ोसन दुर्गा काकी सुमन के पास आती है। उसे सुमन का भोला चेहरा भा जाता है। पर मुझे तो ये बड़ी वाली ज्यादा प्यारी लग रही है। देखो तो कितना नूर है चेहरे पर, एकदम देवी जैसी लगती है। कमला सुमन को अपनी अंगूठी देती है। ये देखकर बाकी औरतें भी सुमन की तारीफ करने लगती हैं। हाँ, स्वभाव तो इसका ही अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी, इसे सुंदरता या भोलापन नहीं, गरीबी कहते हैं, पॉवर्टी। ये सुनकर सुमन दुखी हो जाती है। इसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, बाप के पास देने को फूटी कौड़ी नहीं थी, इसीलिए ऐसे बन के बैठी है। गांव की गंवार है ये, और आप लोग मेरी तुलना इससे कर रहे हो। मेरा सैंडल भी इस 2 कौड़ी की साड़ी से महंगा है। शांत हो जा नताशा बेटा, इन लोगों को क्या पता क्लास और स्टैंडर्ड क्या होता है। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी हरिशंकर जी आगे आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है। अरे बंद करो ये तमाशा गायत्री। सबकी बोलती बंद हो जाती है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हाँ, घर की इज्जत का तमाशा बना दिया। सुन लो बहू, सुमन गरीब जरूर है, लेकिन उसके संस्कार तुम सबसे बहुत ज्यादा अमीर हैं। खबरदार जो आज के बाद किसी ने मेरी बड़ी बहू की बेइज्जती की तो। गायत्री देवी और नताशा मुंह फुलाकर वहां से चली जाती हैं। बाबूजी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सच कहूँ तो आजकल अपने सगे भी इतना साथ नहीं देते जितना आपने दिया है। हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी है बाबूजी। अमीरों की चौखट पर हमें सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है। पर मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। मेरे पिताजी कहते हैं, बेटा बड़ा वो नहीं जो अपमान करे, बड़ा वो है जो माफ कर दे। मुझे पता था मेरे बेटे की पसंद गलत नहीं हो सकती। उसने हीरा चुना है, हीरा, खरा हीरा। दोपहर का समय है। गायत्री देवी, नताशा और सुमन शॉपिंग करके लौट रहे हैं। नताशा ने हाथों में बड़े बड़े बैग्स पकड़ रखे हैं। सुमन ने एक छोटा सा पॉलीथीन बैग पकड़ा है जिसमें घर के लिए कुछ सामान है। उफ मॉम, थक गई मैं तो। ये शॉपिंग भी ना जिम से कम नहीं है, और ये बैग्स OMG, मेरे हाथ दुख गए। अरे सुमन, खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही, दिख नहीं रहा छोटी बहू थक गई है? पकड़ इसके बैग्स, वैसे भी तेरे हाथ तो खाली हैं। माँ जी, मेरे हाथ में भी सामान है। आपके पास 10 रुपए की थैली है, उसमें क्या वजन होगा? लो पकड़ो, थोड़ा काम कर लोगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। वैसे भी आपकी औकात बस मेरा सामान धोने की ही तो है, खरीदना तो आपके बस की बात नहीं है। नताशा अपने सारे बैग सुमन के हाथों में थमा देती है। सुमन वो भारी बैग्स के बोझ से परेशान हो जाती है। आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो घर की बहू नहीं कोई कुली हो। चल चल जल्दी पैर बढ़ा, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं देने मुझे, पैदल ही चलेंगे। नताशा बेटा, तू मेरे साथ छांव में चल। सुमन भरी दोपहरी में भारी बैग लिए गायत्री देवी और नताशा के पीछे पीछे चलती है। लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है। ऐसे 5 साल बीत चुके हैं। आंगन में धूप खिली है। नताशा का 4 साल का बेटा आर्यन महंगे जैकेट और जूते पहनकर खेल रहा है। वहीं सुमन का बेटा छोटू 4 साल एक पुराने स्वेटर और चप्पल में है। उसे ठंड लग रही है। आर्यन बेटा, इधर आ दादी के पास आ, बादाम वाला दूध पी ले मेरा राजा बेटा। कितना प्यारा लग रहा है नई जैकेट में। आर्यन दौड़कर आता है। दादी मुझे और दूध दे ना, मैं और दूध पीऊंगा। दादी मुझे भी दूध दो ना। हट हट, देख नहीं रहा तेरे कपड़े कितने गंदे, मिट्टी में सना रहता है दिन भर। मेरे सोफे गंदे मत कर, जा अपनी माँ के पास जा, वो देगी तुझे पानी। बादाम वाला दूध तेरे लिए नहीं है। छोटू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और सुमन के पास पहुँचता है। चलो बेटा, मैं तुम्हें गर्म पानी पिलाऊंगी। नताशा की कुछ हाई सोसाइटी सहेलियां घर आई हैं। सब सोफे पर बैठी हैं। सुमन ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है।
नताशा ये कौन है? नई मेड रखी है क्या? बड़ी सिंपल है। अरे नहीं यार, ये मेरी जेठानी है सुमन, पर हाँ काम तो ये मेड वाला ही करती है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड तो बैंक में मैनेजर है, पर इनके पति वो क्या कहते हैं, हाँ दिहाड़ी मजदूर हैं, तो बेचारी को घर में ही टाइम पास करना पड़ता है। जी हाँ, मेरे पति मजदूर हैं, वो पसीना बहाते हैं, किसी की चापलूसी नहीं करते। वो शाम को थक हार कर आते हैं, पर जो पैसा लाते हैं वो हक का होता है, किसी के एहसान का नहीं। हम गरीब जरूर हैं, पर अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं है, और ना ही दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझाने की बीमारी है। ये कहकर सुमन वहां से चली जाती है। नताशा की सारी सहेलियां हैरान रह जाती हैं। जनवरी की कड़ाके की ठंड है, कोहरा छाया हुआ है। नताशा रजाई में लिपटी हुई बाहर आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर है, वो उसे सुमन के पैरों के पास पटक देती है। ये सारे कपड़े आज ही धुल जाने चाहिए। आर्यन की जैकेट, मेरी ऊनी कुर्ते और मम्मी जी की शॉल। और सुनिए, मशीन में मत डाला, हाथों से धोना अच्छे से रगड़ कर। नताशा, आज धूप नहीं निकली है और पानी बहुत ठंडा है, क्या मैं गीजर से थोड़ा गर्म पानी ले लूं? खबरदार, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ठंडे पानी से धो, हाथ चलेंगे तो गर्मी अपने आप आ जाएगी, नखरे मत कर। सुमन बाल्टी में नल से सीधा बर्फीला पानी भरती है और रोते हुए कपड़े धोना शुरू कर देती है। रात का समय, नताशा के कमरे में हीटर चल रहा है। कमरा गर्म है। सुमन का कमरा बर्फ जैसा ठंडा है। छोटू ठंड से कांप रहा है और खांस रहा है। सुमन नताशा के कमरे में जाती है। नताशा, वो छोटू को बहुत ठंड लग रही है, वो कांप रहा है। तुम्हारे पास आर्यन का कोई पुराना स्वेटर पड़ा हो तो दे दो, मैं तुम्हारे बाद में लौटा दूंगी। पुराना स्वेटर? मेरे बेटे के कपड़े ब्रांडेड होते हैं, मैं उन्हें किसी को भी नहीं देती। और अगर इतनी ठंड लग रही है तो अपने पति से कहो ना कि मजदूरी छोड़कर कुछ ढंग का काम करे, 2 पैसों की औकात नहीं है। और चले बच्चों को ठंड से बचाने, निकलो मेरे कमरे से। सुमन दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। आज नताशा का जन्मदिन है। घर सजा है, सारा काम सुमन ने किया है, पर उसे कोने में खड़ा कर दिया गया है। नताशा केक काटती है। केक। जैसे ही छोटू केक को छूने वाला होता है, नताशा जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है। दूर है गंदे, मैल भरे हाथों से मेरे केक को मत छूना। ये महंगी चॉकलेट का केक है, तेरी औकात से बाहर की चीज। जाओ उधर कोने में खड़ा रहे। छोटू डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुमन दौड़कर आती है और उसे रोते हुए छोटू को वहां से ले जाती है। अरे कुछ नहीं, बच्चों की आदत है, आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। सर्दियों की रात है। राघव अपना एक पुराना फटा हुआ बैग पैक कर रहा है। सुमन कोने में खड़ी होकर रो रही है। सुमन, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस शहर में अब मजदूरी नहीं मिल रही है। कब तक तुम दोनों को ऐसे भूखा मारूंगा? मेरा दम घुटता है जब नताशा और माँ तुम्हें ताने मारती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। पर आप अकेले कैसे रहेंगे? सड़क पर सो लूंगा, पर कम से कम यहाँ पैसे तो भेज पाऊंगा। यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है सुमन। माँ की नजरों में मैं बस एक नाकाम बेटा हूँ। ठीक है, आप जाइए। वैसे भी इस घर में हमारी हैसियत पुराने फर्नीचर से भी कम है। शायद जब आप 4 पैसे कमा कर लाएंगे तो ये लोग हमें भी इंसान समझेंगे। आप छोटू की चिंता मत करना, मैं हूं ना। राघव के जाने के बाद सुमन पर काम का बोझ 3 गुना हो गया है। कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में काम करने से सुमन को तेज बुखार चढ़ गया है। वो किचन में बर्तन मांज रही है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है। हॉल में नताशा हीटर के सामने बैठकर मैगजीन पढ़ रही है। तभी नंद प्रिया घर में घुसती है। भाभी, आप ठीक तो हो? आपका चेहरा एकदम लाल हो रहा है। कुछ नहीं प्रिया दीदी, बस थोड़ी थक गई थी। प्रिया सुमन का माथा छूकर देखती है और फिर वो हॉल में आती है। माँ, नताशा भाभी आपको दिख नहीं रहा? भाभी को 102 डिग्री बुखार है और वो ठंडे पानी में बर्तन मांज रही हैं। ओहो प्रिया, रिलैक्स यार, ये वायरस फीवर है। काम करने से पसीना निकलेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी अगर ये बर्तन नहीं धोएगी तो हम क्या गंदे प्लेट में खाएंगे? माँ, आप तो कुछ बोलो। बड़ी भाभी इंसान है या मशीन? पाप लगेगा आपको। अरे बस कर प्रिया, ससुराल में आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हम भी अपने जमाने में बुखार में चक्की पीसते थे। या आजकल की लड़कियां बहुत नाजुक हैं, ड्रामा कर रही हैं ताकि काम ना करना पड़े। प्रिया वहां से चली जाती है। रात को सुमन ठंड से कांप रही थी। तभी हरिशंकर जी आते हैं और उसे दवाई देते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। सुमन की फटी हुई चादर अब ठंड नहीं रोक पा रही। वो कांपते हुए हॉल में आती है। माँ जी, बहुत ठंड है, मेरी चादर फट गई है। अगर कोई पुरानी रजाई पड़ी हो तो दे दीजिए। मैं बीमार हूँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। मम्मी जी देखो, इसे आते ही शुरू हो गई। हमारे पास एक्स्ट्रा रजाई नहीं है और जो गेस्ट वाली रजाई है वो मैं इसे देकर गंदी नहीं करवा सकती। सुना तूने? नहीं है रजाई। और सुन, ज्यादा ठंड लग रही है तो 2-3 साड़ियाँ ओढ़ ले। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है जो सबको कंबल बांटती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुमन रोते जाने ही वाली होती है कि हरिशंकर जी वहां आ जाते हैं। उनके हाथ में एक मोटी रजाई थी। ये ले बेटी, ये मेरे बाबूजी के जमाने की रजाई है। पुरानी है, थोड़ी भारी है, पर बहुत गर्म है। इसे ओढ़ ले। आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हो?
बिगाड़ के रखा है इसे। तुम चुप रहो गायत्री, ये घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं। कुछ दिन बाद नताशा ने एक प्लान बनाया है। मम्मी जी, अब आर्यन बड़ा हो रहा है, उसे खेलने के लिए एक अलग प्ले रूम चाहिए, उसके टॉयज रखने की जगह नहीं है। मुझे लगता है मैं जिन्हानी जी वाला कमरा खाली करवा लेना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, पर वो रहेगी कहाँ? अरे वो छत पर जो कबाड़ वाला कमरा है ना, वो टीन वाला, वो खाली तो पड़ा है। जेठानी जी वैसे भी गाँव की है, उन्हें तो खुली हवा की आदत है, वो वहाँ एडजस्ट कर लेंगी। गायत्री को आइडिया पसंद आता है, वो तुरंत सुमन को बुलाती है। सुन सुमन, आज शाम तक अपना कमरा खाली कर दे। नताशा के बेटे को वो कमरा चाहिए। तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत वाले कमरे में शिफ्ट हो जा। पर माँ जी, उसकी खिड़की टूटी है, दरवाजा भी नहीं लगता। इतनी ठंड में मैं और छोटू वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ तो सीधी हवा आती है। जुबान लड़ाती है, रहना है तो रह, वरना रास्ता नाप, ये मेरा घर है, मेरे नियम चलेंगे। रात के 10 बज रहे हैं। छत पर हद से ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। छोटू ठंड से रो रहा है। सुमन के पास हीटर नहीं है। वो छत के कोने पर पड़े कुछ पुराने गत्ते, लकड़ियां और कूड़ा इकट्ठा करती है और उन्हें जला लेती है। मम्मी जी, ये क्या है? पूरे घर में धुआं आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है। ऊपर क्या जला रही है वो? गायत्री देवी गुस्से में एक बाल्टी पानी भरती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है। सुमन आग के पास हाथ सेक रही है। नीच औरत, मेरा घर काला करेगी तू, मारेगी हमें धुएं से। गायत्री पूरी बाल्टी का पानी उस पर जलती हुई आग में डाल देती है। आग बुझ जाती है। खबरदार, जो दोबारा आग जलाई, ठंड लग रही है तो मर जा, पर मेरे घर को गंदा मत कर। अगली सुबह सुमन छत पर उदास बैठी है। पड़ोस की छत से विमला काकी ये सब देख रही थी। उन्हें दया आ जाती है। वो अपनी छत से एक पैकेट फेंकती हैं। अरे ओ सुमन बहू, ये ले, इसमें आलू के पराठे हैं और एक मेरा पुराना शॉल है, रख ले। शुक्रिया काकी, भगवान आपका भला करे। तभी नीचे आंगन से गायत्री ये देख लेती है। वो जल्दी से छत पर जाती है। ये विमला, तू क्यों हमारे घर के मामले में टांग अड़ा रही है? बड़ा शौक है तो इसे अपने घर ले जा। अरे शर्म कर गायत्री, बहू है वो, तेरी कोई जानवर नहीं। इतनी ठंड में छत पर पटक रखा है, ऊपर वाला सब देख रहा। जब लाठी पड़ेगी ना तो आवाज नहीं आएगी। तू अपना काम कर, हमें मत सिखा। ये मेरा घरेलू मामला है, तू अपने काम से काम रख। प्रिया फिर आई है। उसने जब सुना कि भाभी को छत पर शिफ्ट कर दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। माँ, आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? वो घर की बड़ी भाभी हैं। प्रिया सुन, तू अब पराई हो चुकी है तो यहाँ के मामलों में दखल मत दे। आई है तो चुपचाप से रह, नहीं तो वापस चली जा। प्रिया वहां से चली जाती है और सीधे छत पर पहुंचती है सुमन के पास। भाभी, आप ठीक है ना? प्रिया दीदी, आप यहाँ, कोई देख लेगा तो माँ जी डांटेंगी आपको। देखने दो, मेरा बस चलता तो मैं अभी पुलिस को बुला लेती। यहाँ पर सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना। नहीं प्रिया, हर कोई नहीं कर रहा है। हाँ, नताशा और माँ जी थोड़ा करती हैं, लेकिन बाबूजी उसकी भरपाई कर देते हैं। देखो, आज ही मुझको ये नई रजाई खरीद कर दे गए हैं अपने पैसों से। वो बिल्कुल एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। प्रिया वहां से चली जाती है और रात को वापस छत पर जाती है और सुमन के पास कुछ पैसे रख देती है। अगली सुबह की बात है। माँ, भाभी, आप सबको कल मेरे घर पर आना है। मेरे ससुराल में एक बड़ी सत्यनारायण की कथा है। सासू माँ ने खास तौर पर आप सबको बुलाया है। ओह गॉड प्रिया, इतनी ठंड में ट्रैवल करना पड़ेगा और फिर पूजा में नीचे बैठने, मेरे घुटने दुखते हैं यार, मैं नहीं आ सकती। अरे नहीं छोटी बहू, बेटी के ससुराल करने होता है, जाना तो पड़ेगा वरना नाक कट जाएगी। तभी वहां सुमन भी आ जाती है। ये सुमन, तू भी चलना, वहाँ काम धाम में हाथ बटा देना। वैसे भी तू घर पर पड़े पड़े रोटियां ही तोड़ती है। जी माँ जी। प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन की बात है। पूरा परिवार अगले दिन प्रिया के ससुराल में पहुंच जाता है। माँ चलिए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने सुना तेरे ससुर ने नया फ्लोर बनवाया है। प्रिया सबको लेकर घर की छत पर जाती है। वहां का नजारा देखकर गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छत के कोने में एक छोटा और टूटा फूटा कमरा बना है। ये क्या है प्रिया, तू यहाँ सोती है इसका बाल खाने में? हाँ माँ, मेरी सास कहती है कि नीचे जगह कम है तो मुझे छत पर एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे भी मैं तो पराई हूँ ना। ओ प्रिया, ये तो जानवरों का कबाड़ा लग रहा है। हाउ कैन यू लिव हियर? हिम्मत कैसे हुई तेरे ससुराल वालों की? मेरी बेटी जिसे मैंने नाजों से पाला है वो इस ठंड में ठिठुर रही है। शादी के वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रानी बनाकर रखेंगे, ये है उनका राजमहल। माँ शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं, कलेजा फट रहा है मेरा। मैं अभी तेरी सास की खबर लेती हूँ। गायत्री देवी गुस्से में सीधे हॉल में पहुंचती है, जहां सामने सोफे पर प्रिया के साथ सावित्री जी बैठी हैं। समधन जी, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को छत पर जानवरों की तरह रखा हुआ है। इतने कड़ाके की ठंड है, अगर उसे कुछ हो गया तो? क्यों समधन जी, इतना गुस्सा क्यों? जब आप अपनी बड़ी बहू सुमन को टूटी छत पर बिना हीटर और बिना रजाई के रख सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं रख सकती? और वैसे भी अब वो मेरी बहू है।
अगर बहू है तो कुछ भी करोगी। क्या सिर्फ आपकी बेटी का शरीर मांस और हड्डियों का बना है और आपकी बहू का शरीर पत्थर का है? जब आपकी बेटी को ठंड लगती तो आपका कलेजा फटता है और जब किसी और की बेटी आपके घर में तड़पती है तो आपको मजा आता है। ये कैसा न्याय है गायत्री जी? माँ जी प्लीज शांत हो जाइए। तुम बीच में मत बोलो बेटा, आज तो हिसाब होकर रहेगा। माँ जी मेरी सास मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, वो हमारा आपसी घरेलू मामला है। वो मेरी माँ समान है, बुजुर्ग है, मुझे हक नहीं है मैं उनके खिलाफ कुछ सुनूं। प्लीज आप उनका अपमान मत कीजिए, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। सुमन की ये बात सुनकर गायत्री सन्न रह जाती है। वो सुमन को देखती रह जाती है और फिर रोने लगती है। हाय राम, मैं कितनी अंधी थी, जिसे मैंने जानवर समझा आज वो मेरी ढाल बनकर खड़ी है और जिसे सर पर बिठाया वो तमाशा देख रही है। अब मुझे समझ आ गया कौन कोयला और कौन हीरा, समझ आ गया मुझे। माँ रो मत, ये सब नाटक था। मेरा कमरा ऊपर नहीं नीचे है, बहुत गर्म और आरामदायक है। ये छत वाला सीन तो सिर्फ आपको आईना दिखाने के लिए किया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं इंसान नहीं राक्षस बन गई थी। तूने इतना सहा फिर भी मेरा मान रखा। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी सबसे बड़ी बेटी है। माँ जी आप रोइए मत, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। गायत्री सुमन को गले लगा लेती है। ऐसे समय बीत जाता है। सुमन के छत वाले कमरे की जगह अब मिस्त्री लगे हुए हैं, ईंटें और सीमेंट आ गया है। गायत्री देवी खुद वहां खड़ी होकर काम करवा रही हैं। अरे भैया खिड़की बड़ी लगाना, मेरी सुमन जब उठे तो उसके चेहरे पर सबसे पहले धूप पड़नी चाहिए और हाँ छत पक्की करना, एक बूंद पानी नहीं टपकना चाहिए। नीचे आंगन में सुमन नई साड़ी पहने बैठी है। उसके गले में वो सोने का हार है जो कभी नताशा ने पहना था। छोटू भी नए कपड़ों में खेल रहा है। राघव शहर से वापस आ गया है। लीजिए जेठानी जी चाय। हाँ हाँ पी ले सुमन, अब तो रानी तू है और नताशा तुझे बहुत शौक था ना काम चोरी का, अब से शाम का खाना तू ही बनाएगी। सुमन गायत्री देवी और हरिशंकर जी के पांव छूती है और पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है। एक सास को अपनी बहू पर जुल्म करने से पहले एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी खुद की लाडली बेटी भी किसी और के घर की बहू है। जो आंसू आप आज अपनी बहू की आंखों में लाएंगे, हो सकता है कल वही आंसू आपकी बेटी की किस्मत बन जाए। इसलिए बहू को पराया धन नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी और बेटी समझिए।